हेलो दोस्तों, मैं हूं जाकिर हुसैन, आपकी जेडस क्लास से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है इसमें सीडीपी का अध्ययन कर रहे हैं। सीडीपी में आज हम लोग देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले, ठीक ना, या अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है कि अधिगम में किन किन चीजों का योगदान होता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यदि होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा बनेगा अधिगम में योगदान देने वाले कारक। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक ना, जो अधिगम में अपना योगदान देती है। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम अवरोधक। लर्निंग हिंड्रेंस। लर्निंग हिंड्रेंस के बारे में जानेंगे। अब देखिए, अधिगम अवरोधक का मतलब क्या होता है। अधिगम अवरोधक का मतलब होता है कि जो चीजें हमें सीखने में क्या करती है, बाधा डालती है। सीखने में क्या करेगी, बाधा डालती है। किसी कार्य को सीखने में बाधा डालना। जो चीजें जो होती है किसी कार्य को सीखने में, जो चीजें हमें क्या करती है, बाधा डालती है, बाधा उत्पन्न करती है, रुकावट करती है, उसको क्या कहते हैं, अधिगम अवरोधक कहते हैं। तो अधिगम अवरोधक को जो होते हैं, इनको जो होता है मुख्य रूप से 4 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है दोस्तों। ठीक है ना, अधिगम अवरोधक को निम्न वर्गों में बांटा गया है। इसे निम्न वर्गों में बांटा गया। अब निम्न क्या क्या चीजें देखते हैं इसमें, अवरोधक में आएगी। एक जो होगा अधिगम कर्ता के रूप में, अधिगम कर्ता के रूप में हो गया। दूसरा जो हो गया अध्यापक। तीसरा जो होगी आपकी पाठ्य पुस्तक होगी। और चौथी जो हो जाएगी आपकी, वह होगी प्रक्रिया, प्रोसेस। तो हमने देखा दोस्तों कि अधिगम अवरोधक जो होती है, उस अवरोधक को निम्न भागों में बांटा गया है। अधिगम कर्ता के रूप में लर्नर हो गया, अध्यापक टीचर हो गया, पाठ्यपुस्तक जो हो गई आपकी, और ये प्रोसेस हो गया। ये सारी चीजें जो होती है अधिगम में क्या करती है, अवरोधक का बनने का कार्य करती है। कैसे रुकावट बनती है हम एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना, कि अधिगम अवरोधक जो होती है किन किन चीजों में और कैसे जो होती है हमारे शिक्षा के लिए क्या करती है, अवरोध का कारण बन जाती है। तो इसके बारे में जो है हम एक एक करके सीखेंगे। अब यदि बात कर लेंगे अधिगम कर्ता के रूप में, ठीक है ना, अधिगम कर्ता से संबंधित कारक, से संबंधित कारक। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि अधिगम कर्ता से संबंधित कारक। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अधिगम कर्ता के लिए यदि जो बालक हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है, वह बालक जो है कितने रूप से, मेंटालिटी रूप से एंड फिजिकली रूप से स्वस्थ है। तो पहला हमारा क्या हो सकता है कि हम उसकी क्या चेक करेंगे, मानसिक एवं
मानसिक एवं शारीरिक मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, इस पर ध्यान देंगे स्वास्थ्य कैसा है। दूसरी बात हम कह देंगे कि उसकी क्षमता हम देखेंगे, कैपेसिटी, उसकी क्षमता। तीसरी आप कह सकते हैं क्षमता के बाद कि उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है ना, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य, ये सारी बातें जो होती है उसकी इच्छा रुचि पर निर्भर करती है। यह सभी बातें उसकी इच्छा रुचि पर निर्भर करती है। मेरे कहने का मतलब था दोस्तों कि अधिगम जो होता है, ठीक है ना, अधिगम की जो प्रोसेस होती है, अधिगम कर्ता संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं कि जो भी आपके पास बच्चा जो है पढ़ने के लिए आएगा तो सबसे पहले उस बालक की सिचुएशन देखेंगे। सिचुएशन में क्या देखेंगे कि वो बालक मेंटालिटी रूप से कितनी सही है, फिजिकली रूप से कितनी सही है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब बालक स्वस्थ, जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मेंटालिटी स्वस्थ रहेगी। दूसरी बात क्या है कि उसकी क्षमता कितनी है। आप ये देखना चाहेंगे कि जो बालक मेरे यहाँ सीखने आया है उसकी मेमोरी पावर जो है किस लेवल तक काम कर रही है। तीसरी बात कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य, जो बालक आया है उसका उद्देश्य क्या है, वह बनना क्या चाहता है, किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहता है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। चौथी टॉपिक कह सकते हैं कि इन सभी बातों पे जो होती है उसकी रुचि का भी ध्यान रखना क्या होता है हमारे लिए अति आवश्यक होता है, तब हम उस बालक को जो है उस दिशा से क्या कर पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे। अब देखिए अध्यापक की बात कर लेते हैं। अध्यापक से संबंधित कारक क्या क्या होने चाहिए। तो अध्यापक से संबंधित कारक का मतलब है दोस्तों कि पहला टॉपिक आप ये भी कह सकते हैं कि अध्यापक को स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। एक अधिगम अवरोधक के अंतर्गत अध्यापक भी है। यदि अध्यापक जो है स्वस्थ नहीं है तो आपको स्वस्थ बता नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता है, हमेशा बीमार रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप कह सकते हैं कि विषय वस्तु पर अधिकार देखेंगे। विषय वस्तु पर क्या देखेंगे हम, अधिकार। एक टीचर जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय में वो कितना निपुण है, कितना जानकार है, कितनी चीजें जानता है, कितना रिलेट करता है, एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तीसरी बात कह सकते हैं कि विषय वस्तु पर अधिकार तो हो गया। तीसरी टॉपिक आप कह सकते हैं कि शिक्षण कौशलता, शिक्षण कौशलता। एक टीचर के अंतर्गत जो होती है सबसे बड़ी पावर जो होती है वो शिक्षण कौशल होती है कि विद्यार्थी को अपनी तरफ क्या कर ले, मोड़ ले। अब कैसे विद्यार्थी को मोड़ना है, पीट करके नहीं मोड़ना है, वो अपनी बातों से किस प्रकार से बालक को आकर्षित कर ले, विद्यार्थी को आकर्षित कर ले, ये जो होती है शिक्षण कौशल होती है। हो सकता है कि वो टीचर जो बहुत ज्यादा जानता हो, बहुत ज्यादा जानते हो, बहुत जानकार हो, लेकिन अपने बात को रखने का तरीका जो है विद्यार्थियों के सामने ना होता है, विद्यार्थी उनकी बातों से आकर्षित ना होते हो, इसका मतलब उन टीचर के पास जो है शिक्षण कौशल नहीं है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो है बात, यदि अध्यापक जो है तो अध्यापक के अंतर्गत ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेंटालिटी एंड फिजिकली रूप से जो होनी चाहिए, टीचर को स्वस्थ होना चाहिए, विषय वस्तु पर कितना अधिकार ये भी देखना चाहिए, और शिक्षण कौशलता होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद यदि हम विषय वस्तु से बात कर लेते हैं तो विषय वस्तु के अंतर्गत, ठीक है ना,
यह हमें ध्यान देना होगा कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत देखा जाए तो पहली चीज ये देखनी है कि विषय वस्तु बालक के अनुरूप होनी चाहिए, बालक के रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखिए पाठ्य पुस्तक ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को बालक पढ़ने जा रहा है वह बहुत ही रुचिकर होनी चाहिए, बालक के रुचि के अनुसार होनी चाहिए। अब बालक को उसमें किसी सब्जेक्ट के अंदर रुचि ही नहीं है और उसके ऊपर मैं बोझ लाद दूं तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, उसके रुचि के अनुसार होनी चाहिए। दूसरी बात, ज्यादा बोझ युक्त नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोझ युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि वो ज्यादा बोझ भी रहेगा बालक के ऊपर तो वो बच्चा जो है सही ढंग से क्या करेगा, पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे कि प्रक्रिया से संबंधित कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रक्रिया से संबंधित बालक के अंदर प्रक्रिया से संबंधित का मतलब क्या है, देखिए इसमें आ गया प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि बातों को बच्चों के समक्ष, बच्चों के सामने रखने का तरीका, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप बालक के बीच जो है, जो पाठ्य पुस्तक दी गई है उस पाठ्य पुस्तक को कितने कहानीनुमा या कितने जो है आप तौर तरीके या कितने जनरली भाषा में, उसकी सहज भाषा में, मातृभाषा में उसको कितना बता सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। प्रक्रिया आपके ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि उसमें विद्यालय का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण आवश्यक है। विद्यालय का वातावरण क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि विद्यालय का वातावरण जब तक नहीं रहेगा, अब बालक जो है पढ़ रहा है, वो अपने गांव में पढ़ रहा है, छोटा सा बालक है, आप जो भोजपुरी यूज कर रहे हैं, हिंदी तो मान लीजिए जनरली हमारी भाषा जो हो गई, तो हिंदी यूज कर, भोजपुरी यूज कर रहे हैं, आप जो है अनेकों प्रकार की भाषाएं यूज कर रहे हैं, जो उसका समाज में कोई योगदान नहीं है, समाज में जो है उसका कोई मतलब कि आपका सकता ऑफिशियल रूप से कोई कार्य नहीं है। तो बालक जो है सबसे बड़ी चीज है कि यदि इन चीजों को सीखता है तो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी अनुशासन के प्रति जो होता है उत्तरदायी नहीं होता है, अनुशासन उसके अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, अनुशासन हो देखिए दो तरीका है यहाँ पे, अनुशासन हो भी सकती है, अनुशासन नहीं भी हो सकती, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको पता नहीं क्या हम सीख रहे हैं, बड़ा बालक है तो समझ में आ रहा है कि मुझे कब हिंदी कब ये बोलना है। तो ये करेंगे विद्यालय का वातावरण होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इन सारी चीजों पे जो है दोस्तों हमको बहुत ध्यान देने की बात है कि हम बालक के सामने जो है जो कुछ भी रख रहे हैं तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो आपने देखा कि अधिगम अवरोधक जो है क्या क्या हो सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों शिक्षण के अंतर्गत हम लोग कि शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। देखिए दोस्तों टीचिंग एड्स क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो शिक्षण के कार्य को क्या करती है, सरल, आसान, सहज बना देती है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया को या अधिगम को सरल,
प्रभावकारी, सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरण। शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। ठीक है, मतलब जिन चीजों के माध्यम से, जिन वस्तुओं के माध्यम से हम शिक्षण की प्रक्रिया को बच्चों के बीच सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बना सके, बच्चे को अपनी तरफ जो है मोड़ सके, यही क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है दोस्तों, यह जो होती है हमारे यहाँ, ठीक ना, जनरली जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक ना, शिक्षण सामग्री को जनरली कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। यह आपकी है शिक्षण सामग्री, और इसको जनरली 3 भागों में बांट दिया गया है। इसको जनरली 3 भागों में बांटा गया। एक है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, और तीसरा हम कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री एवं दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, इसमें कौन कौन सा दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी उसके देखते हैं। तो इसके अंदर आती है चित्र आ जाएगा, ठीक है, पुस्तक है, उसके बाद कह सकते हैं नमूने, जिसको हिंदी में इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। नमूने के बाद हो सकता है चार्ट। ठीक है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो आता है आपका, आप कह सकते हैं बोर्ड, ये भी तो दृश्य सामग्री है। ठीक ना, आदि बहुत सारी चीजें हैं जो दृश्य सामग्री है, जैसे डस्टर हो गया, ये अन्य सारी चीजें जो हो गई दृश्य सामग्री के अंतर्गत है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे चित्र है, पुस्तक है, नमूना है, चार्ट है, बोर्ड है, आदि, ये जो होते हैं आपके दृश्य सामग्री होते हैं। डस्टर हो जाएगा ना, वॉल पेंटिंग की जो होंगी हो जाएंगी। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, श्रव्य कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं रेडियो है, फोन है, टेप रिकॉर्डर है, आदि। दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आप रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर आदि, वॉकमैन, ये सारी चीजें जो आती है, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब देखेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो होती है कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं इसमें सिनेमा है, टेलीविजन है, ना, सिनेमा हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टर है, सिनेमा है, टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है। ठीक ना, आप कह सकते हैं कि टेलीविजन, उसको आप कह सकते हैं नाटक कह सकते हैं, ठीक है, आदि। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सिनेमा हम हॉल में जाते हैं, हॉल में हमें क्या होती है, दृश्य भी होती है, जैसे पर्दे में दिखाई देते हैं, उसमें चित्र भी दिखाई देते हैं, तो दृश्य कर सकते हैं और उनकी आवाजों को सुन भी सकते हैं। दूसरी बात है टेलीविजन, हम टीवी देख रहे हैं, आवाज भी आ रहा है, मार रहा है, गाने गा रहा है, ठीक है, जो भी सीन कर रहा है वो हम बातों को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। नाटक है जो स्टेज पे चल रहा है, उसको हम देख सकते हैं, चाहे कॉलेज में हो रही हो, चाहे कहीं भी हो रही हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं शिक्षण सामग्री के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है ना, कि दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है। ठीक है ना,
देखिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या है कि दृश्य सामग्री वे वस्तुएं जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। वे वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृश्य सामग्री क्या होती है, वे वस्तुएं हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं, ठीक ना, जिनमें केवल देखने वाली इंद्रिय का उपयोग करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें हम क्या करते हैं, केवल देखने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं दृश्य सामग्री। अब दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी उसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत आएगा, पहली बात चीजें हैं, पुस्तक आएगी। पुस्तक के बाद क्या होती है, चित्र आ जाती है, मैप रख लेता है, मैप रख लिया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं मानचित्र है, मानचित्र आ गया। मानचित्र के बाद कह सकते हैं ग्राफ चार्ट, ग्राफ है, चार्ट है, पोस्टर है, ठीक है, संग्रहालय है, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, श्यामपट्ट हो गया, आदि। ये सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं आपकी, तो ये होती है दृश्य सामग्री वस्तुएं होती हैं। वे वस्तुएं जिनमें हम केवल देखने वाली वस्तु, और देखने वाली इंद्रिय क्या है, हमारी आंखें ना है, तो आंख का ही केवल प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, दृश्य सामग्री कहते हैं। तो पुस्तक हो गया, चित्र हो गया, मानचित्र हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, संग्रहालय हो गया, स्लाइड्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड हो गया जहाँ पे हमें सूचनाएं लगी होती हैं। उसके बाद जो होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि श्यामपट्ट भी होता है, कि जिसमें हमें लिख करके बताया जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, केवल देखते ही हैं। तो इन चीजों को हम कहते हैं दृश्य सामग्री, ठीक ना, विजुअल, दृश्य सामग्री जिसको हम विजुअल कहते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एक एक करके कि जैसे वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो होंगे वास्तविक पदार्थ भी आएंगे। अब देखिए वास्तविक पदार्थ क्या होते हैं, यदि बात कर लें यहीं पे, चलिए अब एक करके थोड़ा सा बताएंगे अभी आपको। आते हैं वास्तविक पदार्थ में। देखिए दृश्य सामग्री में वास्तविक पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनको हम ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सके, टच कर सके, और टच कर करके अपनी पाठ्य पुस्तक को और अपने हम ज्ञान को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आनंदमय तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं वास्तविक पदार्थ कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखकर छू करके अनुभव कर सकते हैं, ठीक ना। पास में रही वास्तविक पदार्थ, जैसे क्या है, मान लीजिए आप जो जनरली कहीं पढ़ा रहे हैं, आपने देखा, आप बता रहे मच्छर के बारे में कि मच्छर 6 पैर होते हैं, 22 दांत होते हैं, छोटा होता है, पंख होते हैं। तो आपने कहीं देखिए कि ये मच्छर हो गया। अब मच्छर को आपने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद यदि बच्चों को आप देख करके रुचिकर तरीके से आप उनको बताएं, तो बच्चे जो है थोड़े से अब दांत तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मच्छर के बारे में बता सकते हैं, मच्छर के पैर को दिखा सकते हैं। तो बच्चे जो है उसको छुएंगे, उसको देखेंगे, और देखने के बाद जो होगी उनको जो होगा प्रेरणा मिलेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो वास्तविक चीजें, वास्तविक पदार्थ ये होते हैं। दूसरी टॉपिक यदि बात कर ली जाए, तो दूसरी टॉपिक में आता है नमूना। नमूने जिसको मॉडल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नमूना की आवश्यकता क्यों होती है। नमूने की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो चीज हम क्या कर सकते हैं उसको बच्चों को दिखा नहीं सकते, अब दिखाएंगे नहीं तो हमें उसका नमूना चाहिए। अब क्या है कि सूर्य को हम नजदीकी से दिखा नहीं सकते, इसलिए हम सूर्य का क्या करते हैं, एक नमूना बना लिया। अब आप बता रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में, मोदी चाचा का मेट्रो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। अब मेट्रो ट्रेन को आपका क्लास में लेकर दौड़ाएंगे नहीं ना, तो क्लास में जब नहीं दौड़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या होती है, एक नमूना की आवश्यकता होती है। तो जब एक नमूने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए नमूना रखा जाता है। तो नमूने के माध्यम से बच्चों को क्या कराया जाता है, उचित तरीके से जो है ज्ञान कराया दिया जा सकता है, ठीक है।
तीसरी बात कर सकते हैं, आप चित्र की बात कर सकते हैं। क्या है? चित्र। चित्र का हम कब प्रयोग करते हैं? चित्र का प्रयोग तब करते हैं कि जब ना तो हमारे पास वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध है और ना ही हमारे पास नमूना ही उपलब्ध है। ठीक ना, हमने ट्रेनिया को दिखा दिया तो नमूना हो गया। हमने वास्तविक पदार्थ था हमारे पास, यदि ट्रेन स्टेशन पर खड़ा है तो ट्रेन को भी दिखा दिए, तो वो वास्तविक हो गई। और जब हम नहीं देखे तो हमने नमूना को भी देख लिया, क्लास में हमें दिखा दिया कि देखिए बच्चों ये ट्रेन होती है, ये रेल की पटरी होती है, ये कौवा है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो आपने नमूने को दिखा दिया, नमूने को दिखा दिया, वास्तविक पदार्थ दिखा दिए। लेकिन चित्र के माध्यम से जब हमारे पास क्या होता है, ना तो वास्तविक पदार्थ होता है ना ही नमूने होता है, तब जो है चित्र के माध्यम से बालकों को दिखाया जाता है और उस शिक्षण को क्या किया जाता है? बेहतर बनाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, मैं इनको इरेज करता हूं, उसके बाद एक करके पढ़ लेते हैं हम। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हम लोग पढ़ रहे थे दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री, ठीक है। दृश्य सामग्री में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है ना, मैंने बताया था चित्र के बारे में। अब चित्र का चयन करते समय सावधानी। अब देखिए, चित्र का चयन करते समय यदि बालकों को आप चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो चित्र दिखाएंगे तो उसकी क्या क्या जो होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक चित्र की, ठीक है ना, उसके बारे में देखना है। ठीक है, पहला तो हम कह सकते हैं कि सावधानी या विशेषता होनी चाहिए। चित्र का चयन करते समय सावधानी विशेषता कर लीजिए आप। पहला आप कह सकते हैं ये पॉइंट कि चित्र रंगीन एवं आकर्षक हो। चित्र रंगीन एवं क्या होना चाहिए? आकर्षक। जब चित्र को क्या होगा? रंगीन होगा, आकर्षक होगा। अपने तो देखते हैं कि मेले में उसी महिला को, उसी स्त्री को देखते हैं या उसी व्यक्ति को देखते हैं जो क्या होता है पूरा रंगीन एकदम डेंट पेंट करके एकदम फिट रहता है, आपकी नजर उसी पे फटाक से जाती है एकदम। तो आप देखिए, जब बच्चों को चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों को जब चित्र दिखाएंगे तो आपको वो चित्र कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए एवं आकर्षक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी आप कह सकते हैं कि दूसरी प्रयोग करते समय आपको मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, मुख्य बातें दिखानी चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब है कि मुख्य बातें दिखाने का मतलब क्या है यहाँ पे? अब बालक को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए बालक को पढ़ा रहे हैं आप पेट के बारे में, और पेट पढ़ा रहे हैं, पेट दिखाने लगे किडनी, उसको पेट के बारे में बता रहे हैं, तो आप जो है उस बालक को केवल पेट का ही चित्र दिखाइए, न कि उस बालक को छोटी आंत बड़ी आंत दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में आप एक ही टॉपिक को क्या करिए, बच्चों को क्लियर करिए। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो है हमें, यदि हम चित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो चित्र का प्रयोग करते समय जो है ये सावधानियां हमारे साथ में बच्चे होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात हम कह सकते हैं, तीसरी बात कि चित्र बड़ा होना चाहिए। चित्र बड़ा होना चाहिए। अब चित्र बड़ा होने का मतलब क्या है दोस्तों? कि जिससे सभी बालक जो है, ठीक है ना, अपनी स्थान से उस चीज को क्या कर सके, देख सकें, और किसी भी परेशानी, मतलब आप उनकी आंखों पे ज्यादा से ज्यादा जोर भी ना पड़े, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, चित्र देख लिए थे, अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, मानचित्र पर। मानचित्र, मैप पर आते हैं। अब मैप की बात कर लिया जाए, ठीक है ना। अब इसका मैप का प्रयोग क्यों किया जाता है मानचित्र का? तो हम कह सकते हैं ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना एवं भौगोलिक दृश्य के लिए, क्योंकि
ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक दृश्यों को दिखाने के लिए जो होती है, एक टीचर को मानचित्र की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है, जिसके माध्यम से टीचर जो है उस मैप को दिखा करके बालक को समझाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो मानचित्र को हमें इसलिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और इसका भी मानचित्र को जब दिखा रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाने की आवश्यकता है, क्या क्या बच्चों को समझाने की, उस पर ध्यान देने की योग्य है। तो सबसे पहले जो है नाम लिखा गया हो, शीर्षक हो, दिशा अति आवश्यक है, दिशा एवं संकेत। अब ये नहीं कि मान लीजिए कि मैप आप दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मैप जब दिखा रहे हैं बालक को, तो आपको उसमें शीर्षक होना चाहिए कि हाँ ये भौगोलिक चीज, ये पहाड़, भारत के पहाड़ हो गए, भारत के पर्वत हो गए, भारत के बांध हो गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, भारत की जो है नेशनल हाईवे सड़कें हो गई, सॉरी ये हो गया। तो ये सारी चीजें आपको दिखाना है। उसके बाद दिशा का भी उसमें देना अति आवश्यक है। उसके बाद संकेत भी दिया होना चाहिए कि पहाड़ का कैसे सिंबल होता है, जो नदियां हैं उसकी कैसे होनी चाहिए, सड़क है उसके कैसे सिंबल होने चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें होती है संकेत देने की। उसके बाद हम पांचवें पॉइंट पे आए, तो पांचवें पॉइंट में हम कह सकते हैं रेखा चित्र, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, रेखा चित्र। ठीक है दोस्तों, रेखा चित्र की बात कर लिया जाए तो रेखा चित्र के अंतर्गत जो होते हैं, ठीक है ना, अब रेखा चित्र क्या आवश्यकता होती है। देखिए, जब रेखा चित्र की आवश्यकता तभी होती है जब हमारे पास न तो नमूना होगा, न तो वास्तविक पदार्थ होंगे, और न ही मानचित्र होगा। न मानचित्र है, न नमूना है, और न ही वास्तविक पदार्थ है। तब हम किसका यूज करते हैं, रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। रेखा चित्र का प्रयोग नमूना, वास्तविक पदार्थ, नमूना, वास्तविक पदार्थ, और एक चीज और कह सकते हैं आप, मानचित्र के न रहने पर किया जाता है, के न रहने पर किया जाता है, ठीक है ना। रेखा के द्वारा चित्र करके चित्रित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो लेखपाल होते हैं उनके पास क्या होता है, रेखा चित्र के माध्यम से ही जो होता है दिखाया जाता है, कि एक रेखा माध्यम से जो है उसको दिखा दिया, शो कर दिया जाता है। अब आता है दोस्तों ग्राफ। अब ग्राफ का प्रयोग आप कब करते हैं, तो भौगोलिक, जलवायु या अन्य चीजों की जो होती है बिक्री क्रय विक्रय के माध्यम को, गणित, विज्ञान या अन्य चीजों में जलवायु के लिए जो होता है आप ग्राफ का भी यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो है प्रयोग की जाती है। बुलेटिन बोर्ड भी होता है। आप जानते हैं बुलेटिन बोर्ड जो हो गया इस समय जो है बहुत ही हर चीजों के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अब बुलेटिन बोर्ड में जो होती है, आप कह सकते हैं इसमें कि देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को निपटने के लिए भी जो होता है बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब बुलेटिन बोर्ड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बुलेटिन बोर्ड में आता है फ्लैनेल बोर्ड आता है, ठीक है ना। फ्लैनेल बोर्ड जो होता है ये प्लाईवुड या हाई बोर्ड का बना होता है। दूसरी संग्रहालय होती है, मैजिक लैटर्न होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं दृश्य सामग्री होती है। बोर्ड में कई प्रकार के बोर्ड होते हैं। तो आपने देख लिया कि दृश्य सामग्री क्या क्या होती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है ना, ऑडियो एड्स। सॉरी दोस्तों, लगता है कि इससे पहले मैंने एड्स की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके लिए सॉरी। तो ऑडियो एड्स क्या होंगे, श्रव्य सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जिनसे हम सुन करके, ठीक ना, उस शिक्षण को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री करते हैं, ठीक है। और श्रव्य सामग्री जो आती है इसके अंतर्गत जो होती है रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, ठीक है ना, श्रव्य सहायक सामग्री, जिनमें हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा,
जिनमें केवल सुनने वाले ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होगा यहाँ पे? केवल सुनने वाले ज्ञानेंद्रिय। सुनने वाले ज्ञानेंद्रिय का मतलब क्या है? कान। कान से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें आएंगे कान के लिए यूज किया गया है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी? रेडियो आएगी, ठीक है। रेडियो ये जो है आपकी एक श्रव्य है। तो रेडियो जो होती है इससे क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी दूरस्थ बालक होते हैं, ठीक ना, दूरस्थ बालकों को नवीन घटनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। रेडियो के माध्यम से दूरस्थ बालक, अब मान लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, हमने रेडियो खोला, एफएम खोला, और एफएम के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली कि आज जो है दिल्ली का टेम्परेचर इतना रहा या प्रदूषण इतना रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो है रेडियो के माध्यम से हमें दूरस्थ जो थे उसमें नवीन घटनाएं जो हो गई, क्या क्या हुई, या कहाँ ओले पड़ गए, कहाँ जो है स्लाइड हो गया, ठीक ना, ये सारी चीजों की जानकारी जो होती है हमें क्या मिलती है? रेडियो के माध्यम से मिलती है, ठीक है ना। इसमें कह सकते हैं रेडियो के माध्यम से जो होती है हमें राजनीतिक भाषण, ठीक है, नैतिक बातें आदि सीखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो रेडियो के माध्यम से देखिए। अब दूसरी हम चीज देखेंगे इसमें कि टेप रिकॉर्डर क्या होता है। टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको जो है देखा जाएगा। तो टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत जो है क्या क्या सुना जाता है, तो आप बता सकते हैं महापुरुषों का वचन, महापुरुषों का जो है हम लोग क्या सुनते हैं? वचन सुनते हैं, नेताओं का भाषण सुनते हैं, नेताओं का भाषण सुनते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कि महापुरुषों का वचन, नेताओं का भाषण, ठीक ना, और भी कह सकते हैं प्रसिद्ध साहित्यकारों का, प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताएं, प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताएं हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। उसके बाद जो आता है कहानी सुनते हैं इत्यादि, घटनाओं का आनंद उठाया जाता है, जा सकता है। ये था टेप रिकॉर्डर, आपने देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, विजुअल ऑडियो एड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं? चलचित्र है, चल चित्र हो गया। उसके बाद कह सकते हैं टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया, चलचित्र हो गए, टेलीविजन हो गए, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, टेलीविजन, चलचित्र, कंप्यूटर आदि।
अब देखिए दोस्तों, चलचित्र के माध्यम से जो होता है हमें विभिन्न प्रकार की जो होती है देखने को मिलती है, चाहे वो हमारी खगोलीय पिंडों संबंधित बातें हो या डिस्कवरी हो, या जो है आप विल्ड देख रहे हो, विल्ड चैनल के बारे में देख रहे हो, किसी भी चैनल के बारे में आप देख रहे हो, तो चलचित्र के माध्यम से जो होती है हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। टेलीविजन पे जो होती है कहाँ पे कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं या अन्य सारी चीजें देखने को मिलती है। कंप्यूटर से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं दृश्य श्रव्य सहायक जो होती है सहायक सामग्री होती है। अब देखिए, कंप्यूटर जब होता है, कंप्यूटर से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है। कंप्यूटर से आपको विभिन्न प्रकार कैसे, कि पहली बात तो कंप्यूटर जब आप बच्चों को कंप्यूटर को सिखाते हैं, तो कंप्यूटर को सिखाने से मतलब क्या है कि आप बता देते हैं कि कौन सी वेबसाइट क्या है, फिर कौन सा चैनल क्या है, चैनल की जानकारियां मिलती है, इंटरनेट कैसे यूज किया जा सकता है। ये सारी बातें जो होती है कंप्यूटर के माध्यम से बालकों को जो है क्या करती है, सिखाती है। बहुत से लाभ हैं इसके, ठीक है ना। तो हमने देख लिया दोस्तों कि बाल विकास के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आ रहा था श्रव्य सहायक सामग्री की देख लिए हम लोग ना, मतलब कि हम लोगों ने देख लिया कि एक बालक को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं या अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर जो होगा आपको समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो मैं जो देता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और पूरा जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा जो है आपका सिलेबस पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।